बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है आप तमाम के चहीते प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत में। मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर और एक बार फिर हम हाजिर हैं आप तमाम की खिदमत में सेहत भरी मालूमात भरी बातें लेकर। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि हम और आप तमाम के दरमियान अल्लाह ताला का निहायत ही अनमोल तोहफ़ा हम तमाम बंदों के लिए यानी माह रमज़ानुल करीम जो है वो आ चुका है, रवां दवा है। और ऐसे में हम और आप यही चाहते हैं, यही कोशिश होती है कि इस पूरे महीने को हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेहत के साथ गुजार सकें, ताकि हमें पूरा मौका मिले कि हम न सिर्फ रोज़ा रखें बल्कि साथ ही साथ अच्छी इबादतें भी कर सकें। इसके लिए ये निहायत ज़रूरी है कि आप तमाम को सेहत से जुड़ी तमाम बातें मालूम हो। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि आप तमाम को आपकी सेहत के बारे में कैसे खुशगवार बनाया जाए इस माह रमज़ानुल करीम में ये बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट एलिना वाडिया का। एलिना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है एलिना। थैंक यू सो मच। आपको रमज़ानुल करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको थैंक यू। और एलिना के साथ हमारे यहाँ पर दूसरी माहिर मौजूद हैं जो कि हैं डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट सैयद समाना। तो आइए उनका भी इस्तकबाल करें और फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। समाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सेहत हज़ार नेमत में। शुक्रिया। और आपको भी रमज़ानुल करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को भी। तो नाज़रीन, ये दोनों एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान में हम वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके बाद अपने आप को हम मुश्किलात में घेर लेते हैं। तो एलिना, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे दिन की शुरुआत जो होती है सुबह के वक्त से होती है और हमारे रमज़ान की अगर हम बात करें तो हम सहरी से शुरू करना चाहेंगे। अक्सर देखा है लोगों को कि रोज़े पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं लेकिन सहरी में जो है उन्हें ज़्यादा बातों का इल्म नहीं होता है, कुछ गलत खा लेते हैं या फिर सहरी करते ही नहीं है। तो ऐसे में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें? सहरी नहीं करना ये बहुत कॉमन है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सहरी बिल्कुल मिस कर देते हैं एंड इसका इम्पैक्ट ये होता है कि उन्हें पूरे दिन की जो भूख होती है वो टुवर्ड्स द एंड वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। एक ये है। सेकंड, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये सब कुछ पे इम्पैक्ट आता है। वन ऑफ द रीजंस के लोग सहरी नहीं करते वो ये है कि वो सोते नहीं है ठीक से, स्लीप कंप्लीट नहीं होती है और इसलिए उन्हें लेजीनेस लगता है, उठने मॉर्निंग में डिफिकल्टी होती है। तो एक कि आप अपनी स्लीप प्रॉपर कीजिए, जल्दी सो जाइए और सुबह में उठ के सहरी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हमारा ब्रेकफास्ट इम्पोर्टेंट है वैसे ही सहरी भी इम्पोर्टेंट है। तो सहरी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अहमियत की हामिल है। करेक्ट। और सहरी में लोग क्या खाते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सहरी का मेन रोल ये है कि आपको पूरा दिन वो नरिश्ड रखे, एनर्जाइज्ड रखे। अगर आप सहरी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप पूरा दिन फटीग्ड फील करेंगे और आप कुछ और एक्टिविटी या कोई इबादत भी नहीं कर सकेंगे। सहरी में क्या खाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, कितना फ्लूइड्स लेते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब हमें ध्यान में रखते हुए शुरुआत करनी है। जी, अगर बहुत ही जनरल अगर हम बात करें, बहुत ही कॉमनली बात करें तो आपको क्या लगता है कि सहर के वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या स्पेशली हमारे ग़िज़ा के इसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हमें ये ज़रूरी है लेना? करेक्ट। एक ये चीज़ है कि हम ये करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लेट उठते हैं बिल्कुल सहरी ख़त्म होने के पहले और बहुत जल्दी बहुत कुछ खा लेते हैं और बहुत सारा पानी पीते हैं या कभी कभी बहुत हैवी सहरी भी करते हैं। इसके भी बहुत रिपरकशंस होते हैं। नंबर 1, उठते ही सबसे पहले ड्राई फ्रूट या कोई छोटा सा फ्रूट खा ले सबसे पहले और कुछ देर रुकने के बाद सहरी करें। और सहरी में हमें चाहिए कि हम ऐसे ग़िज़ा लें जो बहुत ही स्लोली हमें एनर्जी दे। कुछ ग़िज़ाएं ऐसी होती है जो बॉडी में जाते ही हमें एनर्जी देती है इंस्टेंट, लेकिन ये बहुत ही क्विकली ख़त्म हो जाती है, उसकी एनर्जी सस्टेन नहीं होती है। और कुछ ग़िज़ाएं ऐसी होती है जो सस्टेन करती है थ्रू आउट द डे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चॉकलेट्स या कैंडीज लेंगे तो ये क्विकली ख़त्म हो जाएगा, आपकी एनर्जी सस्टेन नहीं करेगी। यू नीड टू हैव समथिंग लाइक अगर आप पराठा ले रहे हो या पोहा या एग, प्रोटीन्स इंक्लूड करें ताकि आपको उससे एक्स्ट्रा एनर्जी मिले एंड यू फील फ्रेश थ्रू आउट द डे। जी। और अगर बात करें जैसे तली हुई चीज़ों की या मसालेदार चीज़ों की जो कि काफ़ी लोग जो हैं पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि भाई
सुबह में जो इस तरह का अगर नाश्ता करेंगे तो शायद हो सकता है दिन भर जो है वो अच्छा गुजरे, तो उसकी वजह से क्या होता है? वन ऑफ द वेरी कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से दिन भर हार्ट बर्न, एसिडिटी वगैरह हो सकता है। दूसरी एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि वो बहुत सारी चाय पीते हैं, सोचते हैं कैसे वो थोड़े फ्रेश रहेंगे। चाय जो है वो आपको डिहाइड्रेट कर देती है, जिसकी वजह से बिकॉज आपका यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है एंड यू फील डिहाइड्रेटेड। द मोर टी यू ड्रिंक, ज्यादा चाय पियेंगे तो आप दिन भर ज्यादा प्यास महसूस करेंगे। अगेन थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो बहुत सारा पानी पीते हैं ये सोच के कि वो दिन भर उन्हें सस्टेन करना है, दिन भर उन्हें प्यास नहीं लगनी चाहिए। ज्यादा पानी पीने से स्टमक के एसिड्स जो होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और बहुत ही गैस फ्रीक्वेंटली होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दिन भर प्यास की शिद्दत कम हो तो आपको चाहिए कि आप फ्रूट जूसेस या बटर मिल्क वगैरह ऐसा कुछ लें जिससे आपको ज्यादा डिहाइड्रेशन ना हो। बहुत अच्छी बात आपने बताई अलीना कि किस तरह जो है हमें सहर का वक्त जो होता है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें इसे अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि अलीना ने बताया कि हमें अच्छी ग़िज़ाओं को चुनना चाहिए और अगर हम चाहते हैं कि दिन हमारा अच्छा गुजरे तो उसके लिए शुरुआत जो है उसकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और समाना, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर हमने ये देखा है कि रमज़ानुल करीम में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं, दो तरह की सोच वाले लोग मिलते हैं। पहले एक होते हैं जो कि थ्रू आउट ईयर जो होते हैं काफ़ी वर्जिश में, काफ़ी अपने आप को एक्सरसाइजेस वगैरह में इन्वॉल्व रखते हैं, लेकिन रमज़ान आते ही शायद उनका ये स्केड्यूल भी थोड़ा सा हिल जाता है। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता होता है कि सोना जो है हमारी इबादतों में इंक्लूड है, तो पूरा दिन जो है रोज़ा रख के वो सिर्फ सोते रहते हैं। तो आप इसके बारे में आप क्या कहेंगी? सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज करने वालों के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। अगर आप लास्ट डेकेड में या 10 इयर्स में देखें तो फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ही हाइप हो गई है। एवरीवन वांट्स टू बी फिट, वेट लॉस, बॉडी शेपिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फिटनेस रेजाइम होते हैं अलग अलग टाइप के लोगों के लिए। कुछ लोग जो एक्चुअल में फिट भी हैं वो अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए पूरे साल एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आप उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को, बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ यूजुअली व्हाट हैपेंस कि आप 11 मंथ्स तक के प्रॉपरली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस लाइक जिमिंग, योगा एंड ऑल, आजकल एरोबिक्स, जुम्बा, स्विमिंग, बहुत सारे फॉर्म्स हो गए। एंड सडनली व्हाट हैपेंस कि 1 मंथ बिकॉज यू आर फास्टिंग, आप फास्ट कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तो आप लोगों का एक मिथ हो गया है कि नहीं अभी 1 महीना हमारा ब्रेक पीरियड हो गया है तो हम 1 महीना एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग Yes, because you're not eating anything. And उसमें यूजुअली क्या होता है कि जो आपने 11 महीने की जो मेहनत की है वो आप 1 मंथ, एक तो आप प्रॉपरली आपका डाइट प्रॉपर नहीं है जो एक्चुअल में आपका 11 मंथ्स में होता है, बॉडी के मसल्स को इतने न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो ऑलरेडी वो थोड़ा वीकन होने लगते हैं। एंड प्लस आप उनको एक्सरसाइज भी नहीं करा रहे हैं एंड आप उनके प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, जो उनकी सप्लाई जो उनको एक्सरसाइजेस से मिल रही थी वो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सो जो आपका ब्रेकडाउन मसल्स का या जो आपका हेल्थ का ब्रेकडाउन 3 महीनों में हो सकता है वो आपका 1 मंथ में पॉसिबल हो जाता है। सो इट्स अ वेरी बिग मिथ जो लोगों के बीच में है कि रमजान में एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इनफैक्ट आपकी जो भी एक्टिविटी है आप उसको अपने रमजान में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है, कंसिडरेशंस है। अगर आप रोजा रख के, अगर आप समझिए आप रोज 4 बजे एक्सरसाइज करते थे और आप रमजान में भी वही रूटीन कंटिन्यू करना चाहते हैं, दैट इज नॉट एप्ट फॉर योर बॉडी। तो आपको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो लाइक अगर आप जैसे रेगुलर एक्सरसाइजेस के बारे में लें, जो रेगुलरली जिम जाते हैं या रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है कि आप इफ्तारी के 2 घंटे बाद जनरल एक्सरसाइजेस करिए। ना इफ्तारी अगर आप कर रहे हैं वो आप हमारी डाइटिशियन आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा टाइप का डाइट आपको लेना चाहिए फॉर एक्सरसाइजिंग। सो अगर आप इफ्तारी ले रहे हैं तो मेक इट लिटिल लाइट, आप इफ्तारी को थोड़ी लाइट रखिए। जब आप लाइट इफ्तारी लेंगे तो वो 2 आवर्स में आपका बॉडी कंज्यूम कर लेगी एंड देन यू कैन एक्चुअली एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइजेस में भी लोगों के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ लोग जैसे मेल्स होते हैं वो ज्यादातर वेट लिफ्टिंग करते हैं बॉडी शेपिंग के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, एंड वेट लॉस के लिए लोग ज्यादातर कार्डियो करते हैं। नाउ द थिंग इज कि वेट लॉस के लिए आपके बॉडी को प्रॉपर एक कार्डियो एक्टिविटी चाहिए। आप रोज अगर 45 मिनट्स 1.5 आवर्स कार्डियो कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप रमजान में भी इतना कर सके, क्योंकि आपके बॉडी के पास इतना न्यूट्रिशन नहीं है। अदर देन दैट फ्लूइड्स नहीं है, बिना फ्लूइड्स के आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है एंड उसमें से फिर आपके मसल्स के लिए जितना फ्लूइड चाहिए वो कंज्यूम होने लगता है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिड्यूस योर एक्टिविटी। अगर आप 45 मिनट्स पहले एक्टिविटी करते थे तो इफ्तारी के बाद आप 2 घंटे बाद अगर कर रहे हैं तो मेक इट 30 मिनट्स।
Okay. एंड इफ यू वांट टू डू इट 45 मिनट्स तो मेक इट इंटरवल ट्रेनिंग करिए, ब्रेक्स ले लेके. सो लिसन टू योर बॉडी, डोंट पुश योरसेल्फ इन रमजान. आप रमजान में पुश मत करिए सोच के कि हम पतले हो जाएंगे या हम ज्यादा गेन करेंगे. सिमिलरली फॉर वेट ट्रेनिंग, अगर आप वेट्स उठाते हैं, ये भी बहुत बड़ा मिथ है, लोग बिल्कुल भी वेट्स उठाना एक्चुअली पसंद भी नहीं करते हैं सोच के कि नहीं हमें ताकत नहीं रहेगी. एंड अदर देन दैट वर्कआउट्स बिल्कुल भी नहीं करते. इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. आप पूरे साल अपने बॉडी के मसल्स को वेट ट्रेन कर रहे हैं एंड सडनली 1 मंथ इफ यू स्टॉप इट तो आपके मसल्स बहुत जल्दी स्लगिश होने लगेंगे. सो व्हाट यू कैन डू वेट्स ट्वाइस इन अ वीक. आप हफ्ते में 2 बार अगर वेट्स करेंगे तो आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ बेनिफिट गेन करेंगे, बट जो आपने 11 महीने मेहनत की है, इवन फॉर वेट लॉस ऑल्सो, जितना आपने लूज किया है वो मेंटेन्ड रहेगा. आप ना ही तो वेट गेन करेंगे, ना ही तो वेट मे बी लूज करे नहीं करे, दैट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म. हो सकता है आप थोड़ा वेट लॉस कर लें, बट आपने जो पूरे 11 महीने में वेट लॉस किया है और साथ ही में जो मसल बिल्ड किया है फॉर बॉडी बिल्डर्स, वो मेंटेन्ड रहेगा. तो आपको सडनली उसके बाद 1 महीने बाद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके ऊपर. जी. तो यानी नाज़रीन हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारी एक्सपर्ट ने हमें यहाँ पर बताया है कि जिस तरह के हम लोगों के ख्यालात हो जाते हैं कि रमज़ान एक तरफ, एक्सरसाइज एक तरफ, या दोनों अलग अलग तरफ, ये हमें नहीं करना है. हमें बस ये ध्यान रखना है कि जिस तरह हम नॉर्मल डेज में, जैसे कि समाना ने हमें बताया कि हम 45 मिनट्स या हम 1 घंटा किया करते थे, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, थोड़ा सा कम कर दें. और उसके बाद जो है हमारी जो एक्सरसाइज है या वर्कआउट्स है, अगर आप अल्टरनेट डेज पे करते थे तो उससे थोड़ा सा कम कर दीजिए, हफ्ते में 2 बार कर दीजिए या 1 बार कर दीजिए. लेकिन आपको इसे पूरी तरह मुकम्मल छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए, आपकी बॉडी, आपके जिस्म के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ़ायदेमंद है. और रमज़ान जो है वो आप तमाम के न सिर्फ अंदरूनी रूह के लिए आपके लिए आया है, बल्कि आपके जिस्म को भी सेहतमंद बनाने के लिए लाया है. अगर इसे आप बाकायदा और अच्छे एक्सपर्ट्स की एडवाइस पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी सारे फ़ायदे आप उठाएंगे. तो अलीना, जैसे कि डॉक्टर समाना ने हमें यहाँ बताया कि किस तरह जो है डाइट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह जो है आपको कंटिन्यू रखना है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये बहुत ही करेक्ट बात है कि एक्सरसाइज को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी एक मेटाबॉलिज्म मेंटेन करती है थ्रू आउट द ईयर. अगर हम बीच में रुक जाते हैं, कई लोग कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं जो एक्सरसाइजेस करने वाले लोग हैं, तो उनकी बॉडी फिर वो एक हैबिचुअल जो मेटाबॉलिज्म है वो ब्रेक होके फिर नया बैलेंस नहीं रह पाता. सो इट्स वेरी हाईली रिकमेंडेड कि वो कंटिन्यू करे अपने एक्सरसाइजेस. नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी डाइट कैसे ऑल्टर करनी है. नंबर 1, एक्सरसाइज करने के पहले आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्लस प्रोटीन्स कंज्यूम करना है. एक्सरसाइज के दौरान आपको इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स लेना है. एंड आफ्टर एक्सरसाइज आपको सिंपल शुगर्स विद प्रोटीन्स लेना है. जैसे कई लोग इफ्तार में भजिया, पकोड़ा एंड ऑल डीप फ्राइड स्टफ खाते हैं, तो ये जो है अगर आप ये खाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आप में एग्जॉशन बहुत जल्दी आ जाएगा. प्लस आप बहुत ही स्लगिश फील करोगे, आपको एक्सरसाइज करने की जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी. व्हाट यू नीड टू हैव इज कि आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो, साथ में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हो. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको मिलेंगे आपके ग्रेन से, पल्सेस से. तो आप क्या कर सकते हो, आप एक स्प्राउट चाट बना सकते हो, साथ में एक ग्लास ऑफ लस्सी पी सकते हो या छाछ पी सकते हो, या फिर कोई कर्ड में फ्रूट्स डाल के वो खाने के बाद आप एक्सरसाइज कीजिए. और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में मेक श्योर यू हैव वाटर, यू हैव समथिंग लाइक अब शुगर एंड सॉल्ट थोड़ा सा मिला के उससे कंज्यूम करें ड्यूरिंग एक्सरसाइज इफ यू आर एक्सरसाइजिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. जैसे आप 1 घंटे की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको जरूरी है कि आप अपने बॉडी को फ्लूइड्स दे. एंड एक्सरसाइज करने के बाद इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि आप प्रोटीन्स ले, इसलिए बिकॉज आपके मसल्स जो है वो उनके ब्रेक डाउन हो जाता है ना, उसे रिप्लेनिश करना, फिर से बनाना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ग्लास ऑफ मिल्क, लो फैट मिल्क ऑब्वियसली, ज़्यादा बफेलो मिल्क या वो ना ले, क्रीमी मिल्क ना ले, ज़्यादा फैट वाले ना ले. और उसके साथ में आप कोई भी एक सिंपल कार्ब वाला चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि मे बी एप्पल या कोई फ्रूट ले ले, जिससे आपको सिंपल शुगर्स मिल जाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ना मिले, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए आफ्टर योर वर्कआउट. सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर. जैसे शी सेड कि आपको 2 आवर्स का गैप डेफिनेटली मेंटेन करना है, बिकॉज आपने जस्ट खाना खाया है एंड इमीडिएटली आफ्टर हैविंग योर इफ्तार इट इज नॉट रिकमेंडेड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, स्ट्रीनस एक्टिविटी. जी. अलीना, आपने फ्लूइड्स की बात की, लिक्विड्स की बात की, तो हमने अक्सर देखा है, जैसे कि हम बताते हैं कि सहर के वक्त जो है लोग अगर 5 या 10 मिनट रह गए तो सिर्फ
पानी ज़्यादा पीने की कोशिश करते हैं, पानी ज़्यादा पी लेते हैं। इफ्तार के बाद भी यही हाल होता है अक्सर लोगों का कि वो चीज़ों पे बढ़ने से पहले वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। तो हालांकि पानी की कमी जाहिर सी बात है, हमने पूरा दिन पानी नहीं पिया है, प्यास काफ़ी लगी हुई है, दिमाग में भी हमारे वही होता है कि हमें सबसे पहले जो है पानी चाहिए। तो हमें ये बताइए कि हमें थ्रू आउट डे जो हमने पानी नहीं पिया है, इसको बैलेंस करने के लिए कितना पानी पीना चाहिए? A very good question, शाइस्ता। जैसे हम कहते हैं कि in a day we need 8 glasses of water, ना हमें इसका ब्रेकअप करना है। इफ्तार के सहरी के पहले 2 ग्लासेस, इफ्तार के टाइम पर when you're having your इफ्तार तब 2 ग्लासेस, एंड बाकी के 4 ग्लासेस between your इफ्तार एंड द नेक्स्ट सहरी, मतलब जो पूरा ड्यूरेशन है। Now again the important question is कि आप पानी सिर्फ पानी प्लेन वाटर ले रहे हैं या कैसा पानी ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा दिन एनर्जाइज्ड रहे, पूरा दिन आपके स्टमक में और आपके सिस्टम में इट रिमेन्स कूल, तो आपको चाहिए कि आप जो जौ है, जैसे हम बार्ली कहते हैं, उसे भिगाए, उसे बॉईल करें, उसका वाटर एक्सट्रैक्ट करके उसे रेफ्रिजरेट करें और फिर उसे पिए। इंशाल्लाह इससे आपका सिस्टम थ्रू आउट द डे कूल रहेगा, इट विल रिमेन न्यूट्रलाइज्ड रहेगा, एंड साथ में ही आप डिहाइड्रेट नहीं होगे। इफ्तार के बाद हमारी आदत होती है कि हम बहुत सारा ठंडा पानी एक साथ में पी लेते हैं। ये एक वेरी कॉमन मिस्टेक है, बिकॉज आपका सिस्टम बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है एंड देन यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू हैव फूड। तो आपकी जरूरतें फिर पूरी नहीं होती। कई लोग होते हैं जो बहुत खाते हैं, कई लोग होते हैं जो सिर्फ पानी से ही अपना स्टमक भर लेते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या ले रहे हैं। जैसे इफ्तार के बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोई लिक्विड ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे नींबू पानी है, छाछ है, या फिर सब्जा या तकमेर, या उसे पानी में या मिल्क में मिला के वो ले सकते हैं। कोई फ्रूट को आप मिल्क के साथ में ग्राइंड करके वो ले सकते हैं। दीज आर गुड वेज टू हैव योर फ्लूइड्स। आपको बॉडी को फ्लूइड्स की जरूरत है अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। सो खालिस पानी, प्योर पानी पीना डेफिनेटली रिकमेंडेड है। आप शायद 1 ग्लास प्योर पानी पिए और उसके बाद में ऐसा कोई फ्लूइड ले जिससे आपको फ्लूइड के साथ में प्रोटीन या कोई और न्यूट्रिएंट भी मिल जाए। और ये भी जरूरी है कि आप इफ्तार के बाद फौरन कुछ ज्यादा ना खाएं। पहले आप खजूर खा के पानी या कोई फ्लूइड ले, फिर थोड़ा गैप रखें, फिर थोड़ा गैप रखे, शायद आप नमाज पढ़ ले, उसके बाद में इफ्तार करें। ये आपके सिस्टम को, बिकॉज आपका सिस्टम पूरा दिन कुछ नहीं मिला है, इट हैज यू हैव रिमेन हंग्री फॉर लाइक द एंटायर डे ऑलमोस्ट 10-12 आवर्स। सो उसके बाद में आप उसे ओवरलोड कर देंगे तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसको डील करने के लिए। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले कोई फ्लूइड दे अलॉन्ग विद सम न्यूट्रिएंट्स, फिर थोड़ा देर ठहर के फिर आप अपनी इफ्तार करें। जी जी, एब्सोल्युटली। और बहुत ही अच्छी बात आपने बताई यहाँ पर कि जिस तरह ये हमसे कह लिए कि बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे काफ़ी इफ़ेक्ट जो है हमारे निज़ाम पर पड़ता है, हमारे हाजमे पर पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि हम इसे जान लें कि किस तरह और कितना हमें जो है थ्रू आउट डे हमें लिक्विड की या पानी की ज़रूरत पड़ती है, और उस हिसाब से हम अगर इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे जो है हमारी मुश्किलात काफ़ी कम हो जाएंगी। समाना, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एलिना से बात की कि लोगों को प्यास की बहुत लगती है, कि बहुत प्यास है, पूरा दिन हमने रोज़ा रखा हुआ है एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं अक्सर लोगों को, जैसे कि हमने आपसे शुरुआत में कहा कि वो कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें लगता है कि रोज़ा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और जिसके लिए हमने जैसे कहा कि काफ़ी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट लोग जो होते हैं या तो थोड़ी बहुत इबादतें कर ली, रोज़ा रख लिया और फिर सो रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है अगर कहीं ना कहीं कम हो जाती है तो क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं? जी बेशक। जैसा कि आपने कहा कि पहले जैसे हमने बात की कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बट अगर आप दूसरा एक क्राउड ले लोगों का जो एक्चुअल में पूरे साल भी इतने फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, अगर आप मैक्सिमम उसमें से पॉपुलेशन ले तो वो हाउसवाइफ्स का पॉपुलेशन होता है। उनको ये लगता है कि घर के काम करना ही उनके सारी तरह की एक्सरसाइजेज है, सारी एक्सरसाइज उसमें ही कवर हो जाती है। सो अदर देन दैट ऑल्सो काफ़ी और भी पॉपुलेशन है जो यूजुअली इतने फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं। नाउ इसमें क्या होता है, जब आप रमज़ान में आप सहरी लेते हैं, जैसे कुछ लोगों की आदत है बहुत हैवी सहरी कर लेते हैं। हैवी सहरी में वो ज़्यादा कार्ब्स ज़्यादा इंटेक उनका बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है अगर वो कार्ब्स खाएंगे
जाएंगे तो उनके दिन भर एनर्जी लेवल ज़्यादा बढ़े रहेंगे। बट अदर देन इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो वो क्या करते हैं कि वो पूरे दिन फिजिकली एक्टिविटी अपनी एकदम ही निल रखते हैं, जैसे ज़्यादा सोते हैं या सिर्फ नमाज पढ़ ली उठ के फिर सो गए, फिर थोड़े बहुत काम किए। एंड यूजुअली बहुत लोग काम को भी इफ्तार के बाद के लिए पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको कोप अप कर सके। सो ऐसे लोगों में क्या होता है कि अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि ऑलरेडी आप इतनी फिजिकल एक्टिविटी पूरे साल नहीं करते हैं एंड प्लस जब आप इतना कंज्यूम कर रहे हैं सहरी में, उसके बाद आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस कार्ब्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी को और कम कर रहे हैं, तो वो फैट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट कीप्स ऑन गेटिंग स्टोर्ड इन योर बॉडी। अब आप उस चीज़ को अगर आप इफ्तारी के बाद थोड़ा बहुत नाइट वॉक या कोई भी एक्सरसाइज करके यूज़ कर रहे हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन। बट अगर अगेन क्या होगा, आपने इफ्तारी किया फिर अगेन आप सो गए फिर दूसरे दिन आप सहरी पे उठे, तो वो एक साइकिल एक मंथ तक 1 मंथ तक मेंटेन रहता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप देखें कि बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स, डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल के केसेस हमें मिलते हैं हॉस्पिटल्स में आफ्टर रमज़ान। इनफैक्ट जिनके बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे साल बहुत सारे पेशेंट्स के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या व्हाट यू कैन से लाइक हाई ब्लड प्रेशर, ये सब केसेस डायग्नोज नहीं होते हैं बट सडनली रमजान में पॉपअप हो जाते हैं। एंड उसका एक रीजन यही होता है कि आप अपने बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, कार्ब्स, फैट्स, क्योंकि एवरीवन नोज कि आपके रमजान में कार्ब्स इंटेक बहुत हो जाता है, आपका फैट इंटेक बहुत हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का इंटेक हमारा बढ़ता है, भजिया, तली हुई चीजें, एक ट्रेडिशन बन गया है जिसको आप प्रैक्टिस तोड़ नहीं पा रहे हैं, दस्तरखान। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो बॉडी में डिपॉजिट होता जाता है एंड हम मे बी रमजान के 3 महीने पहले तक इतना कंज्यूम नहीं करते होंगे ये सारे न्यूट्रिएंट्स जितना हम रमजान के 1 महीने में कंज्यूम कर लेते हैं। तो आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, आपका हार्ट उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, आपके बॉडी के मसल्स के लिए तो एक तरह से वो बर्डन होता जा रहा है, राइट। सो द थिंग इज कि ऐसे लोगों में अगर आप देखें तो उनको क्योंकि हैवी सहरी करने की वजह से उनके दिन भर जैसे कि अलीना ने आपसे कहा कि एसिडिटी के इश्यूज, हार्ट बर्न इश्यूज, रिफ्लक्स, इसोफेजाइटिस, काफ़ी डाइजेशन इश्यूज, आप अगर कहें कि आपके जैसे एसिडिक लेवल लोग बोलते हैं बॉडी के जितना इलेक्ट्रोलाइट लेवल, एसिडिक लेवल बॉडी के इम्बैलेंस हो जाते हैं। सो ये सब के रीज़न से कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो द बेस्ट वे फॉर दीज पीपल इज़ कि अगर आप एक्टिविटी नहीं भी करते हैं या अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं रमज़ान है तो मुझे नहीं करना है वो रोज़े के ड्यूरेशन में, सो प्लीज़ अवॉइड इट। अगर आप ठीक है आपकी बॉडी इतनी यूज टू नहीं है कि आप इतने आज जब तक कि आप रोज़ा रख रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हैं, मेक इट अ पॉइंट कि आप इफ्तारी के बाद करें। एंड सबसे बेस्ट होता है आप नाइट वॉक के लिए जाइए। नाइट वॉक इज द आई कैन से मोस्ट फीजिबल एंड द ईजिएस्ट वे टू यूज वॉट एवर यू आर ईटिंग आफ्टर इफ्तार। सो आई थिंक So I think people should consider this thing क्योंकि हेल्थ हमारा रमज़ान का जो मेन एम है वो एक्चुअल में एक उसका एस्पेक्ट ये भी है कि आप अपने आप को हेल्दी रखिए, नहीं कि आप पूरा दिन स्टार्व करिए फिर गलत चीज़ें खाइए एंड फिर अपने आप को और बीमार करिए, जो एक्चुअली लोगों का नोशन हो गया है। इनफैक्ट हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो एक्चुअल में रमज़ान फोबिक हो गए हैं। अगर आप हमारे यंग जनरेशन में देखें तो उन लोग का ऐसा हो गया कि हम लोग पूरे साल वेट लॉस एंड बॉडी फ्रेमिंग के ऊपर इतनी मेंटेन करते हैं, प्रोटीन शेक्स पे स्पेंड कर रहे हैं, इतने न्यूट्रिएंट्स पे स्पेंड कर रहे हैं, 1 मंथ रमजान में वी लूज एवरीथिंग। सो एक फोबिया हो गया है लोगों के अंदर। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन ऑफ कोर्स इबादत अपनी जगह है, बट वो एक डर के साथ शुरू होता है कि अब रमजान आ रहा है, अब मोटे हो जाएंगे, अब ये होएगा। सो अगर आपको एक प्रॉपरली अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है अपने बॉडी के साथ, इफ यू कैन रीड योर बॉडी, इफ यू कैन ऑब्जर्व योर बॉडी, देन यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स एंड आपका होल्ड हो सकता है वो सारी चीज़ों पे। एब्सोल्युटली, बहुत सही बात आपने बताई समाना कि हम जो है हम बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में हम कह लें कि हम बहुत ही कॉन्शियस भी हैं और बहुत ही अनकॉन्शियस भी हैं। तो ये जो मिक्सचर है ये काफ़ी इसे तोड़ना है हमें, और हमें जो है एक सही लाइफस्टाइल, एक सही पैटर्न अगर हम अपनाएंगे तो इंशाल्लाह न सिर्फ रमज़ान बल्कि थ्रू हमारे जो पूरा साल है हम उसे अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। ख़ासकर उन अफराद के बारे में बात अगर हम करें कि जो रमज़ान को अपने बॉडी मेंटेन या अपने जिस्मानी चीज़ों को सही करने के लिए सोचते हैं, इनके लिए हम बता दें कि रमज़ानुल करीम जो है, माह रमज़ान जो है, ये अल्लाह ने अपने बंदों के तमाम अच्छाइयों के लिए उतारा है, उसके
तमाम अगर वो देना चाहता है तो वो फ़ायदे ही देना चाहता है और आपके लिए ही बनाया गया है। तो इसके लिए आप बिल्कुल ना डरें या बिल्कुल इस तरह से इस फोबिया को अपने अंदर ना उतारें कि खुदा न खास्ता इसकी वजह से हमें ये भी हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है या कोई तकलीफ आ सकती है। बल्कि आपको ये काम करना है कि आप ये जानें कि इस महीने में इबादतों के कितने अच्छे सिले हैं, साथ ही साथ आप इसे किस तरह बेहतर बना सकते हैं और साथ ही साथ आप कैसे सेहतियाब रह सकते हैं। आपने इस पे फोकस करना है। एलिना, ये हमने बात कर ली सहरी की और इसमें किस तरह से हमें ग़िज़ा रखना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी अच्छी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। अगर अब हम बात करें इफ्तार की तो ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ पर लोग जो हैं या तो बहुत ही अच्छी अपनी सेहत बना सकते हैं या फिर अपनी सेहत को बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमें जल्दी से बताइए कि इफ्तार के वक्त जो है हमारी मॉडरेट डाइट किस तरह की होनी चाहिए। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि अगर हम देखें माह रमज़ान का जो कंसेप्ट है उसमें से एक रीज़न जो माह रमज़ान का वो ये है कि हम अपने नफ्स पे काबू करना सीखें। वी लर्न टू कंट्रोल ओवर आवरसेल्व्स एंड अगर इंसान चाहता है कि वो अपने आप को बदले तो देयर इज़ नो बेटर अपॉर्चुनिटी देन माह रमज़ान टू चेंज हिमसेल्फ। जैसे कई लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं या बहुत देर तक सोते हैं। Now these people also stop smoking या फिर reduce their smoking during this month। जो जल्दी नहीं उठते वो जल्दी उठ जाते। तो कई सारे changes है, कई सारे डिसिप्लिन जो है हमारे में आना पाबंद हो जाते हैं हम। करेक्ट। तो अगर आप ये महीने में खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू से कि आप कभी और अपने आप को बदलेंगे। तो टेक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस मंथ एंड ट्राई टू चेंज योरसेल्व्स। ये एक बहुत ही अच्छा महीना है खुद को बदलने के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये सेल्फ कंट्रोल का महीना है और जहाँ बात आती है सेल्फ कंट्रोल की, पूरा दिन हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, गुनाह नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, जो चाहे जैसे करना हो खुदा का हुक्म है वैसा करते हैं उस तरह से। और जिस वक्त वो खत्म हो गया उस वक्त से हम इतना खाते हैं कि अगर नेक्स्ट डे रोजा ना रखे तो मर जाए। इतना लोग कंज्यूम करते हैं। फिर से अगर आप देखें उनके प्लेटों को, उनके स्प्रेड को, 5-6 डिशेज होगी, एक चाहे रगड़ा चना समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट होगा, भजिया होगा, ब्रेड का कुछ बना होगा, साथ में कुछ हलवा मीठा होगा। एंड द वर्स्ट थिंग इज के शुरू करते ही स्टार्ट करेंगे रूह अफ़ज़ा या कुछ ऐसा शरबत टैंग वगैरह। सो दीज आर ऑल थिंग्स जो आपको इतना सारा न्यूट्रिशन दे देते हैं, इतनी सारी एनर्जी देते हैं कम वक्त में। एंड देन द बिगर मिस्टेक इज कि उसके 2 घंटे में आप फिर डिनर भी करते हो। तो दीज आर ऑल थिंग्स जो आपको लोग कई बार ये कहते हैं कि माह रमज़ान आके चलो हम पतले हो जाएंगे, कि अच्छा अपॉर्चुनिटी पतले होने के लिए, दे एंड अप पुटिंग ऑन मोर वेट बिकॉज सब कुछ पूरा डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो जाता है, इतना इम्बैलेंस हो जाता है। पहले कुछ नहीं खाते हाफ डे और फिर उसके हाफ डे में इतना सारा खा लेते हैं कि it's not good for them। जी, फिर शहरी में आपको खाने का दिल नहीं करता। करेक्ट। एंड देन दे स्लीप लेट एंड फिर शहरी में उठते नहीं हैं, फिर पूरा दिन वही टायर्डनेस एंड नो फिजिकल एक्टिविटी, नथिंग, यू आर स्लीपिंग ऑल डे एंड देन दे हैव गुड रीजन टू से कि हाँ चलो सोना भी सवाब है, लेकिन देयर आर अदर थिंग्स जिसके ज़्यादा सवाब है, आप उस पर फोकस नहीं करते हो। जी, एब्सोल्युटली। सो अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि इफ्तार करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ खाना है, जैसे अब खजूर इज़ वन वेरी गुड थिंग। अगर ट्रेडिशंस में हमें ये मिलता है कि रसूल खुदा पसंद करते थे कि वो खजूर से अपनी शुरुआत करें, उसके पीछे भी अगर आप देखें तो बहुत सारे रीजंस हैं। एक कि उसमें शुगर तो इंस्टेंट मिलता है बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन वेरी इजीली। उसके अलावा ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपको एनर्जाइज रखते हैं, आपके बोन के हेल्थ के लिए, आपके हेयर के हेल्थ के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो डेफिनेटली खजूर से शुरुआत करें। इनफैक्ट हदीसों में मिलता है अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर नहीं मिलता था तो वो शक्कर से, कुछ मीठे से अपनी रोज़े को खोलते थे। तो ये एक मान के आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप थोड़ा वाटर ले, प्रेफरेबली आप ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी ले। उसके बाद आप कोई ड्रिंक ले, जैसे मैंने पहले कहा कोई प्रोटीन की चीज़, जैसे आप दही के साथ में मैंगो को मिक्स करके ग्राइंड करके वो ले सकते हैं, जैसे मैंगो लस्सी बन जाएगी। या फिर आप कोई सब्ज़ा को भिगा के उसे दूध में डाल के वो पी सकते हैं, हनी डाल दे उसमें थोड़ा सा, ऐसे कुछ आप जो हेल्दी मसाला मिल्क, ड्राई फ्रूट्स को लेके उससे मिल्क में डाल के पी लें। दीज आर ऑल गुड ऑल्टरनेटिव्स। ये पीने के बाद आप थोड़ा वेट कीजिए और फिर आप अपना मेन मील खाइए। आपका जो मेन मील है, जो आपकी इफ्तार है, उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा खाएं। यू कैन हैव समथिंग लाइक दाल राइस ऑल्सो। सो बेसिकली आपको इतना फूड खाना है जिससे आपको एनर्जी मिले ताकि आप एक्सरसाइज कर सको। जैसे डॉक्टर समाना ने कहा कि इट्स वेरी एसेंशियल कि आप इफ्तार के 2 आवर्स के बाद थोड़ा सा वर्कआउट, कुछ नहीं तो सिंपल क्रंचेस कर लिया या लंचेस कर लिया या कुछ भी, वॉक पे चले गए या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू बी
थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसको सस्टेन करने के लिए उतना आपको एनर्जी चाहिए, जिसके लिए आप कुछ भी ले सकते हो। यू कैन मेक अ रैप, वेरी इजी रैप। आप चपाती में थोड़ा पनीर सौते करके वेजीज के साथ में डाल दे, थोड़ा सा टमेटोज डाल दे ताकि वो आ जाए, एंड यू कैन जस्ट रैप इट अप एंड हैव, जिससे आपको प्रोटीन जायकेदार भी हो और साथ ही साथ न्यूट्रिशन। देयर इज दिस थिंग मिसकंसेप्शन के हाँ जो सेहतमंद होता है वो यमी नहीं होता। नो, ये टेक अ सिंपल ढोकला या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जिसमें आप ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें आप स्टीम करते हो। ये सब चीज़ें हैं, वो आपको एनर्जी भी देती है, वो आपको प्रोटीन्स भी देती है, और साथ में दे आर नॉट दैट बैड टेस्टिंग। ज़रूरी नहीं है आप अगर आपको चिकन आपको बहुत पसंद है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा लॉलीपॉप एंड ऑल दीज डीप फ्राइड स्टफ खाएं। आप उसे सिंपल ग्रिल या तंदूरी फॉर्म में ले सकते हैं, जिससे आपको उसका बटर एंड घी कंजम्पशन एंड ऑयल कंजम्पशन भी कम होगा, एंड साथ में ही आपको उसकी प्रोटीन वैल्यू जो है वो भी मिल जाएगी। जी एब्सोल्युटली, बहुत सही बात आपने यहाँ पर बताई कि हमें जो है ज़्यादा ध्यान जो है हमारा जायकेदार चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। अगर आप जायका और सेहत दोनों भी ढूंढ रहे हैं तो उस हिसाब से आप जो है तेल में थोड़ी कमी कर दीजिए, और कुछ तंदूर की जो चीज़ें हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ बेकिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने जायके का भी ख्याल रख सकते हैं, साथ ही साथ आप एक अच्छी इफ्तार जो है वो भी रख सकते हैं। समाना, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ख़ासकर रमज़ान में देखा जाता है, माह रमज़ान में देखा जाता है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके तो डाइट के साथ तो उनका चलता ही रहता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, साथ ही साथ उनकी एक्सरसाइजेज वगैरह की भी जो होती है तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? जी, डायबिटीज़ एक्चुअली मैं बेसिक से अगर आपको समझाना चाहूँ तो डायबिटीज़ दो टाइप की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होती है टाइप 2। टाइप 1 जो है वो बहुत ही कम पॉपुलेशन में पाई जाती है, दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट। बट जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है दैट इज़ लाइक ऑलमोस्ट इन 90% ऑफ द पॉपुलेशन। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में आपको कंटिन्यूस इंसुलिन मेडिकेशन लेना पड़ता है, तो वो एज पर योर फिजिशियन एडवाइस आप फास्ट करते हैं। आपके फिजिशियन आपको पूरा असेसमेंट करने के बाद आपको अलाउ करते हैं, तो उसके बाद ही आप रोज़ा रखते हैं। बट जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है यूजुअली उनके लिए रोज़ा रखना थोड़ा सेफ होता है, बट अगेन ऑफ कोर्स आपके फिजिशियन के इवैल्यूएशन के बाद। सो अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट देखें तो उसमें आपका डाइट प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड अगर आप फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दें या अपने डाइट को प्रॉपर नहीं करें तो आप कभी भी टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डायबिटीज़ जो ज़्यादातर पॉपुलेशन में प्रिवेल होती है। सो यूजुअली व्हाट हैपन्स कि अगर आप 1 मंथ रमज़ान में जो बहुत सारे पेशेंट्स एंड लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ भी है अगर, तो दे कैन नॉट एक्सरसाइज। तो उससे क्या होता है, जो उनका बेनिफिट्स जो उनका फिजिकल एक्टिविटी से उनके जो डिजीज़ पे उनके कंडीशन पे जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। एंड इन टर्न क्या होता है, आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो ऑल्टर होने लगते हैं। सो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल डेज में जब वो स्टार्टिंग के डेज में फास्ट करना स्टार्ट करते हैं, रोज़ा रखना शुरू करते हैं, तो अपना कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करें शुगर का। स्पेशली मॉनिटरिंग आपको करना चाहिए 3 आवर्स आफ्टर सहरी एंड 3 आवर्स बिफोर इफ्तार। अगर आपका वो कंटिन्यूस मेंटेन रह रहा है फॉर फर्स्ट फ्यू डेज तो फिर आप सेफली रोज़ा रख सकते हैं। अगर इनकेस उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन हो रहा है देन ऑब्वियसली फर्स्ट कंसल्ट योर फिजिशियन एंड उनसे एडवाइस लीजिए कि आगे आपको क्या करना है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि आप ऑफकोर्स जैसे कि अलीना ने कहा कि आपको डाइट कंट्रोल करना है एंड ऑल, तो उनका एक प्रॉपर डाइट चार्ट फॉर एवरी डायबिटिक पेशेंट होता ही है। आप वो फॉलो करें इफ्तार के टाइम भी एंड मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। एंड चाहे रमज़ान हो चाहे कोई भी महीना हो, आप एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप अपने बॉडी को वो एक्टिविटी ना दें, क्योंकि आपका कंटिन्यूस हार्ट पंपिंग होती है उससे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। आपकी हार्ट पंपिंग आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखती है, आपके ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज रखती है, आपके शुगर, आपके इंसुलिन जो भी बॉडी में आपके डेवलप हो रहा है उसको एक बैलेंस वे में यूज करती है, सर्कुलेशन को आपके प्रॉपर रखती है। सो फॉर सच काइंड ऑफ पेशेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, जैसे मैंने कहा कि आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो गो फॉर अ नाइट वॉक। That is something that can actually save you. So there is no जैसे हम बोलते हैं ना कि बाकी लोगों की तरह भी डायबिटिक पेशेंट्स के भी, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के भी देख लीजिए, उनके लिए भी अगेन एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए कोई माफ़ी रमज़ान में भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। एंड इनफैक्ट अगर आप डायबिटिक होके एक्सरसाइज कंटिन्यू रख रहे हैं, प्रॉपर डाइट रख रहे हैं और रोज़ा रखते टाइम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपना, तो आप सेफली रोज़ा भी रख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज फॉर सच पेशेंट्स कि आप
रमज़ान के एटलीस्ट 1-2 मंथ्स पहले से ही अपना डायबिटिक इवैल्यूएशन कंटिन्यूड रखें। आप अपना आपका शुगर लेवल कितना आ रहा है एवरी 15 डेज चेक करते रहें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में एप्ट हैं कि नहीं रोज़ा रखने के लिए। जी सो यस, सो यू कैन हैव अ सेफ रमज़ान इवन इफ यू आर डायबिटिक। जी हमारी भी ये गुजारिश है नाज़रीन आप तमाम से कि अगर खुदा ना खास्ता आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो रमज़ान शुरू होने से पहले, माह रमज़ान शुरू होने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने माहिरीन के पास जाएं, आप अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे सलाह लें कि क्या आप बिल्कुल तैयार हैं माह रमज़ान और उसके रोज़े के लिए, और फिर ही आप जो है आने वाले दिनों में आप रोज़ा रख सकते हैं और इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा जो है आप उठा सकते हैं। तो एलिना और समाना, आप दोनों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त और अपनी इतनी कीमती मालूमात भरी बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप तमाम को हमारा ये रमज़ान का ख़ास प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप अपने हमें फीडबैक्स भेजना ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।